सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस प्रकार के नोटिफ़िकेशन वाले वीडियो और टेस्ट सीरीज वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल में हमने लिखा था ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं तो आप पछताएँगे। हमने ऐसे क्यों लिखा है, हम इस बात का जस्टिफिकेशन आगे करेंगे। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी, देखिए ये छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर, जिसका पूर्व नाम क्या था, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, सीजीबीएफ हम जिसको बोलते थे। ठीक, अब नाम बदल गया है, हमको उससे मतलब नहीं है। इसके द्वारा 22/7/2026 22 जुलाई 2026 को एक परीक्षा निर्देश जारी किया गया है। ठीक, वो भी कौन सा परीक्षा का निर्देश? छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026, यानी कि मैं अगर एक लाइन में बोलूं, सीजी सेट 2026 का ये नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में उन सभी चीजों के बारे में जिक्र कर लिया गया है कि यहां से लेकर के रिजल्ट आते तक किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, सभी का जिक्र कर लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया इसमें कि सीजी सेट 2026 का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब दी है भाई? 23 जुलाई 2026 गुरुवार से ये चालू हुआ है। ठीक, फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, पहला वाला प्रारंभिक तिथि था, अगला अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 सोमवार के शाम के 5 बजे तक। यदि फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी हो गया है, मान लीजिए नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी हो गया है, तो त्रुटि सुधार करने के लिए फॉर्म भरने के 3 दिन और आपको दे रहा है। 17 अगस्त को फॉर्म सबमिट करने का आखिरी दिन है, तो 18, 19, 20 3 दिन, 18 अगस्त से 19 अगस्त और 20 अगस्त 3 दिन, 20 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आप अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि एवं समय, भाई तिथि क्या है, डेट क्या है? 4 अक्टूबर 2026 रविवार को। जो पहला पेपर है उसका समय क्या है? सुबह 10 बजे से लेकर के 11:15 तक। दूसरे पेपर का समय क्या है? दोपहर को 2 बजे से लेकर के 4:15 तक ये समय है। जो खास चीजें मैं आगे बताऊंगा, इसको मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूं। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित तिथि, आपके एग्जाम शुरू होने के लगभग एक हफ्ता पहले, 7 दिन पहले, 28/9/2026 सोमवार को। ठीक, 28 सितंबर 2026 सोमवार को आपका प्रवेश पत्र जारी होने की संभावना है, संभावित तिथि बोला है। परीक्षा केंद्र 10 जिला मुख्यालयों में बनाया गया है, 10 जिलों में बनाया गया है, तो उसका लिस्ट हम देख लेंगे। चलिए भाई, तो महत्वपूर्ण टिप्स क्या है जो परीक्षार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहला, अभ्यर्थी की सुविधा की दृष्टि से आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पोर्टल पर की गई है। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रायपुर है, इसकी जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, देखो ये छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर, इसके पोर्टल में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से स्वमेव आ जाएगी। एक बार जब पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, अपनी पूरी बायोडाटा भर देते हो, तो उसी स्पेसिफिक परीक्षा के लिए, जैसे सीजी सेट के लिए, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब वो सारा डाटा
आपके रजिस्ट्रेशन से वहां पर अपने आप आ जाएगा। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ठीक, फिर आवेदन करते समय सारा जानकारी वहां पर आ जाएगा। अगला, ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। कोई इसमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, याद रखना ऑनलाइन आवेदन के समय, है ना। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड CGSSB, जो पहले क्या था CG व्यापम था, पूर्व नाम व्यापम था, जवाबदार नहीं होगा। अगर आप जबरदस्ती ये सब भरते हो तो इसके लिए ये जो बोर्ड है छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रायपुर, ये जिम्मेदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन से संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। जब आवेदन भरते हैं तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है, नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब आप अपने बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल करके सब सही सही भरें, ध्यान से भरें, कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगला, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उससे, देखो त्रुटि हुआ है तो परीक्षा के लास्ट दिन के बाद 3 दिन का समय देता है आपको, उसे सुधारने हेतु तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिवस, अंतिम तिथि के पश्चात 3 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा। ये त्रुटि सुधार आपको स्वयं करना होगा भाई। ये जो बोर्ड है ना, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, वो जिम्मेदार नहीं होगा, आपको खुद को करना होगा। 3 दिन का समय दिया है आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो परीक्षा का आवेदन का आखिरी तिथि कब था? 17/8/2026। तो उसके बाद 3 दिन 18, 19, 20, 18, 19, 20 अगस्त 3 दिन का समय है, आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जाएगा। किसी भी स्तर पर CGSSB, जिसका पूर्व नाम व्यापम था, द्वारा कोई सुधार नहीं किया जाएगा। आप जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भरोगे जानकारी, उसी जानकारी को ही आपके आवेदन में लिया जाएगा। यदि कोई गड़बड़ है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गड़बड़ किए हैं तो वैसे ही आवेदन में भी आपका गड़बड़ वाला दिखाएगा। इसके लिए ये जो CGSSB है वो जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को सबमिट, याद रखना सबमिट करने हेतु अनिवार्य रूप से सबमिट बटन दबाएं। जब आप पैसा पटा लेते हो ऑनलाइन, उसके बाद सबमिट बटन जरूर दबाएं। केवल पैसा पटाने पर वो सबमिट अपने आप नहीं हो जाएगा, ठीक। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लें, वो अपने पास रखें। भाई अगर आप सबमिट करते हो तो उसका जो भी आपने बायोडाटा भरा उसका एक फोटो कॉपी भी निकाल लीजिए। मैं तो कहता हूं 2 फोटो कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है, 2 प्रति में निकाल लीजिए, ताकि आपके पास एक गुम जाए तो दूसरा कम से कम रहे, क्योंकि उसमें आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क CGSSB द्वारा वापस कर दिया जाएगा। यदि छत्तीसगढ़ के निवासी मूल निवासी हैं, छत्तीसगढ़ के यदि स्थानीय मूल निवासी हैं और जितना शुल्क लगता है परीक्षा फॉर्म भरते समय, यदि वह विद्यार्थी दोनों परीक्षा में शामिल होता है, पेपर 1 पेपर 2 में, तो उसको उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और याद रखना वो उसी खाते में वापस करते हैं जिस खाते में आपने पेमेंट करवाया था। तो इस चीज का यहां पर ध्यान रखना होगा कि यदि आप किसी चॉइस सेंटर वाले भैया के पास जा रहे हो और वो वहां पर फॉर्म भरवा रहे हो और चॉइस सेंटर वाले भैया अपने खाते से पैसा कट कर रहे हैं, आपसे तो लेंगे उतना, आपसे ले गए पैसा, लेकिन आपसे कैश ले गए और वो अपने खाते से ऑनलाइन पटा दिए, और आप पेपर देने जाते हो, दोनों पेपर में बैठते हो, तो आपका पैसा वापस तो होगा, लेकिन वो चॉइस सेंटर वाले भैया के खाते में पैसा आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भरवाते हो तो अपने ही खाते से पैसा को ऑनलाइन पेमेंट करें।
या फिर अपने किसी रिलेटिव्स के, अपने किसी नजदीकी पारिवारिक सदस्य के बैंक खाते से पैसा को वहां पर पेमेंट करवाएं, किसी चॉइस सेंटर वाले भैया से ना करवाएं। आप एक चीज इमेजिन करें, यहां पर अगर हम देखें आगे स्लाइड में देखें तो परीक्षा शुल्क भी दिया, देखिए जैसे सामान्य वर्ग के लिए कितना दिया है, ये 350 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना दिया है, 250 रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 200 रुपए। चलो कम से कम 200 रुपए तो है ही ना। यदि मैं बोलूं कि चॉइस सेंटर वाले भैया के पास 5 लोग फॉर्म भरवाते हैं, चॉइस सेंटर वाले भैया 5 का पेमेंट कर देते हैं और आप लोगों से कैश ले लेते हैं। जिस दिन परीक्षा होता है, आप 5 परीक्षा देने जाते हैं, दोनों पेपर में बैठते हैं, तो जो 5 लोगों का 1000 रुपए था वो चॉइस सेंटर वाले भैया के पास वापस आ जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं वो। इसीलिए ये सतर्क रहना, ध्यान रखना कि जब ऑनलाइन पेमेंट करना है तो अपने खाते से करें, क्योंकि इसी खाते से वापस आएगा। चलिए, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उसका परीक्षा शुल्क CGSSB द्वारा वापस कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी पात्रता नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा पात्र होने पर आवेदन करें। भाई अभी जो भी पात्रता नियम दिए गए हैं उन सभी नियम को पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करेंगे। ठीक, अगला वेबसाइट देख लीजिए, ये https://CGSSB सब देख लेना। ये इस वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुलेगी, पर नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ हल्के रंग के बैकग्राउंड वाला फोटो, हल्के रंग के बैकग्राउंड वाला फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो जो JPG या JPEG फॉर्मेट में हो, स्कैन कर फाइल के रूप में रखें। अधिकतम, जिसका अधिकतम साइज 100 KB एवं न्यूनतम साइज 50 KB का हो। ठीक, कहने का मतलब ये जो आपका लिंक दिया गया, इस लिंक पर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना फोटो का साइज इतना बना करके आप उसमें रखेंगे JPG फॉर्मेट में। ये आगे क्या देख लीजिए, फाइल का नाम देखो, जब उस फोटो को सेव करेंगे आप, फाइल का नाम अल्फा न्यूमेरिक में रखें। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, अल्फाबेट ABCD लिखे या 1 2 3 4 लिखें। ठीक, बीच में अंतराल या डॉट का प्रयोग न करें, स्पेस या डॉट का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर एक अलग JPG फॉर्मेट में फाइल के रूप में सेव करें। ठीक है ना, साइन को और फोटो को दोनों को अलग अलग सेव करना है और बीच में कहीं डॉट नहीं लगाना है जब उसका रीनेम करोगे तो, है ना। इस साइन का भी अधिकतम साइज 100 KB से लेकर के 50 KB का आप रखें। वहां पर उस पोर्टल में आपका फोटो और आपका सिग्नेचर दोनों सेव रहेगा। अगला परीक्षा शुल्क के संबंध में अभी बोला, देख लीजिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना है। छत्तीसगढ़ शासन कौशल, ये देखो ये जो नियम कानून बनाए गए थे परीक्षा शुल्क का वो है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क कितना लिया जा रहा है, सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए 200 रुपए। ठीक, चलिए, जो छत्तीसगढ़ से बाहर के स्टेट के हैं वो सामान्य वर्ग जनरल में आएंगे, उनको भी 350 रुपए लगेंगे, याद रखना। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र क्रमांक जो लिखा है ये सब के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत, परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी जो परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जाएगी जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। ठीक है, दोनों पेपर में बैठोगे, रिजल्ट आएगी, उसके बाद पैसे को उसी खाते में आपके वापस भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण जानकारी में प्रोफाइल संबंधित जानकारी। अभ्यर्थी जो है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, ये पंजीकरण जिसको कहते हो करेंगे, मैं दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा। पंजीकरण करते समय जो जानकारी दिए रहोगे ना,
ऑनलाइन जब आवेदन फॉर्म भरोगे तो उसी जानकारी को ही लेगा वो। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही CGSSB परीक्षा परिणाम तैयार करेगा। ऑनलाइन आवेदन जो भरोगे आप, उसमें जो जो डाटा भरोगे उसके आधार पर आपका परीक्षा परिणाम तैयार होगा। यानी कि जो अपना नाम का स्पेलिंग, एड्रेस, पिताजी का नाम, जो जो आपने जैसे स्पेलिंग लिखा था उसी स्पेलिंग का मार्कशीट आएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की जानकारियों को अवश्य जांच लें, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करें। भाई जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाओगे तो 2-3 बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कहीं डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक ना हो, है ना, फिर उसको आखिर में सबमिट करेंगे। पात्रता क्या है भाई? सेट का फॉर्म भरने के लिए आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना या परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। याद रखना, पात्र होने के लिए आपको विभागीय नियम पढ़ना पड़ेगा। आपने केवल ऑनलाइन आवेदन भर लिया, परीक्षा में शामिल हो गए, नंबर भी अच्छा आ गए आपके, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप अपात्र थे फिर भी फॉर्म भरे थे। तो नियम कानून पढ़ेंगे और फिर फॉर्म को भरेंगे। कहने का मतलब, अगर पीजी है आपका, चाहे MSc हो, MA हो या MCOM हो, तो आप पूरी तरीके से पात्र हैं। और देखते हैं बाकी नियम में क्या लिखा है, वहां पर पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक, एज का भी लिमिट, जो भी यहाँ पात्रता है सब अलग से दिया होगा आपको। ठीक है, एज लिमिट कितना कितना, कब तक फॉर्म भर सकते हो, है ना। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, विधि क्या है भाई? ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी CGSSB वेबसाइट के ये इंस्ट्रक्शन टू फिल द फॉर्म लिंक पर जाएंगे। इस लिंक पे जाएंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि, भाई जिस दिन अंतिम दिवस होगा ऑनलाइन सबमिशन करने का, उसके बाद 3 दिन 18, 19, 20 अगस्त को, है ना, मूलभूत जानकारी में सुधार करने हेतु तो अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में सुधार करना होगा। तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में मूलभूत जानकारी सही दर्शित होंगे। भाई आप जो रजिस्ट्रेशन करवाए हो वहां अगर गड़बड़ भरे हो, नाम स्पेलिंग मिस्टेक की हो, तो आवेदन में भी मिस्टेक वाला आएगा। तो केवल आवेदन में आप भर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं सोचना है। आपको आपके रजिस्ट्रेशन में सुधारना है, क्योंकि जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करोगे वहीं से सारा डाटा उठा के वहां पर लेगा। तो रजिस्ट्रेशन वाले में ही सुधारिए तो आवेदन में सुधर जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात अतिरिक्त 3 दिवस का समय त्रुटि सुधार हेतु दिया जाएगा। बात कर चुके इसके बारे में हम लोग। अगला, ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि अथवा निर्धारित समय सीमा में की गई त्रुटि सुधार के अनुसार ही CGSSB स्तर से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। भाई अगर आप उस 3 दिन के अंदर कोई त्रुटि सुधार करते हो तो ही आपका त्रुटि सुधार माना जाएगा और आपके हिसाब से फिर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, अन्यथा वो गलत वाला जारी हो जाएगा। ठीक, प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी, परीक्षा के लगभग 7 दिन पहले ही प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड CGSSB द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रोफाइल में जाकर के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। 1 हफ्ता पहले पता चल जाएगा आपको कि आपका सेंटर कहां दिया है। देखिए, अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। जब भी एडमिट कार्ड आता है तो अगर वो 2 पेज का या 3 पेज का है, दोनों तीनों पेज को डाउनलोड कर लें, जितना पेज का है। मैं तो बोल रहा हूँ 2 सेट डाउनलोड कर लें। एक सेट गुम गया, खराब हो गया, पानी गिर गया तो भी चलेगा, एक सेट तो सुरक्षित है। ठीक है, और कागज के केवल एक साइड पर प्रिंट निकालें। ऐसे 3 पेज में निकलेगा, 3 पेज का होगा तो आगे पीछे नहीं निकालें। आगे पीछे निकालेंगे तो दिक्कत क्या है कि व्यापम, जो पहले व्यापम था अभी तो CGSSB हो गया, ये एग्जाम हॉल में फाड़ करके अपनी कॉपी को रख लेते हैं। तो अगर आगे का साइड का फाड़ोगे तो पीछे जो प्रिंट होगा भी तो कट जाएगा, फिर फट जाएगा। इसीलिए अलग अलग पेज में उसको लेके जाए। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। भाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजेंगे आपको। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर याद रखना, ये हेल्पलाइन नंबर इसको याद रखना आप लोग, ये और मोबाइल नंबर ये पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है आपको तो किसी भी कार्य दिवस में, अगर उस दिन छुट्टी नहीं है तो दोनों में किसी भी नंबर पर फोन करके आप अपनी
समस्याओं का समाधान वहां से पा सकते हैं। परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी कम से कम 2 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहे, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उसका पहचान किया जा सके एवं फ्रिस्किंग के उपरांत परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। एक चीज याद रखना, जितना बजे आपका परीक्षा है उसके 2 घंटे पहले ही आपको जाना पड़ेगा, 2 घंटे पूर्व जाकर उपस्थित होना पड़ेगा, ताकि आपकी जानकारी, आपका जांच सही तरीके से हो पाए, आपके मूल पहचान पत्र देख पाए, सब अच्छे से हो पाए। फ्रिस्किंग मतलब यहाँ पर चेकिंग होता है, चेकिंग करके आपको अंदर भेज पाए। यदि यह उचित होगा कि परीक्षार्थी परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केंद्र की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित हो जाए। भाई जब एडमिट कार्ड आपको एक हफ्ते पहले आ जाएगा, तो एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले जाकर के आप अपने उस एग्जाम सेंटर की स्थिति देख लीजिए, कहाँ पे है, कितना दूर पड़ता है, बस सुविधा है कि नहीं है, ट्रेन सुविधा है कि नहीं, ऑटो सुविधा है कि नहीं है, नाश्ता वास्ता के लिए वहां मिलेगा कि नहीं, ये सब चेक कर लेना चाहिए आपको। यह उचित होगा कि यह हो गया, प्रवेश पत्र पर अंकित समय के पश्चात किसी को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश पत्र में जो भी समय दिया होगा, अगर वो समय पार हो गया और आप पहुंचते हो, फिर आपको पछतावा के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं मिलेगा, आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, कृपया प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट लें और पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करें। अभी बताऊं मैं, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु सीजीएसएसबी की प्रवेश पत्र की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी, वो अपना कॉपी रख लेते हैं। परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में अब अपने जो पहचान पत्र है, आईडी कार्ड है, उसके रूप में क्या क्या ले जा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, आपका फोटो होना चाहिए, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य है। ठीक है, सब लेके जाएंगे। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये, अगर किसी प्रकार का आईडी कार्ड लेके नहीं जाते हो और वहां पर हंगामा करते हो, तो भी आपको अंदर प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहें, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन एवं फ्रिस्किंग किया जा सके, ये जांच सकें कि ये सही व्यक्ति है, इसके पास किसी प्रकार की कोई नकल जैसी कोई चीजें नहीं है, आपकी चेक हो पाए और आपको यथा स्थिति आपको आपके परीक्षा के आपके रोल नंबर तक पहुंचाया जा सके। इसलिए आपको 2 घंटे पहले, परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। 30 मिनट पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। देख लीजिए, प्रथम पाली की परीक्षा सुबह कितना बजे, 10 बजे है, 10 बजे है तो कितना बजे, 9:30 बजे बंद कर देंगे, आधा घंटा पहले बंद कर देंगे। जो सेकंड पेपर का जो परीक्षा है 2 बजे है तो 1:30 बजे बंद कर देंगे, आधा घंटा पहले, है ना, मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा हाल में जब जाते हो तो किस प्रकार का पहनावा ओढ़ावा होना चाहिए आपके, हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाएं, फुल शर्ट पूरा शर्ट पहन के न जाएं, अगर गर्ल्स हैं तो कोई सलवार पूरा पहन के न जाएं हाथ तक, ऐसे में क्या नकल का संदेह होता है, इसलिए बाह वाले कपड़े, ठीक है ना, हाफ वाले जो हाथ बाह तक आता है वो कपड़े पहन के जाएं। ध्यान दो, काले या गहरे नीले या गहरे हरे या जामुनी या मैरून या बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। जो भी डार्क कलर का जो भी है कोई कपड़ा पहन के न जाए, बहुत सिंपल, लाइट कलर का सफेद ही पहन लीजिए, सफेद पहन के चले जाए, ठीक है, या ब्लू, लाइट ब्लू पहन के चले जाए, कोई भी लाइट कपड़ा चलेगा, क्योंकि डार्क गहरे वाले कपड़े में पेन में लिखा हुआ कुछ भी चीज हो सकता है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देगा। अगला, फुटवियर के रूप में केवल चप्पल पहने, बड़े बड़े हील पहन के जाते हैं, उसके अंदर चीट रहती है ना, बड़े बड़े जूता पहन के जाते हैं, कुछ नहीं, केवल सिंपल सा चप्पल पहन के जाना है। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण नहीं पहनना है, भाई वर्जित लिखा है, देखिए। परीक्षा के प्रथम आधा घंटा में आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। भाई परीक्षा शुरू जब होता है उसके आधा घंटा शुरू में और आखिरी का आधा घंटा में आप वॉशरूम के नाम पे या किसी और के नाम पे बाहर नहीं जा सकते। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। किसी चीज को भी आप परीक्षा हाल में नहीं ले जा सकते। निर्देशों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जाएगा।
परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी मतलब यदि किसी प्रकार का वहां पर आपके द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आपको ये जो परीक्षार्थी के रूप में आप गए हैं, आपकी इस परीक्षार्थी वाले जो टैग है उससे आपको हटा दिया जाएगा। आप परीक्षार्थी नहीं रहेंगे, आप एक फ्रॉड कहलाएंगे। ठीक। अगला, धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा तथा ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। यदि कोई किसी धर्म में किसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो उसकी सूचना पहले आपको परीक्षा एग्जाम सेंटर को देना पड़ेगा ताकि आपकी अलग से जांच की जाए और आपको उसी आपके धार्मिक वाले कपड़े में आपको परीक्षा केंद्र तक पहुंचने दिया जाएगा। और अचानक जाओगे और चेक करो बोलोगे तो आपको फिर हो सकते कि वो मना कर दें। आपको पहले से जाके उनको सूचना देना पड़ेगा। अगला, हेल्पलाइन संबंधी जानकारी। अभी बोला हूं मैं, ऑनलाइन आवेदन भरने में, यदि अभी भी आप ऑनलाइन आवेदन भर रहे हो, भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में, बोला ना, कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में ये हमारा नंबर है, लैंडलाइन नंबर है। ठीक। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर, छुट्टी अगर है तो मोबाइल नंबर इससे आप 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगला, पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी। परीक्षा हेतु तो संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम CGSSB वेबसाइट के सिलेबस लिंक पर उपलब्ध कराया जाएगा। यह उपलब्ध है, वहां पर सिलेबस डाला हुआ है या डाल देंगे, वहां पर आप जाकर के अपना सिलेबस देख सकते हैं। अगला, परीक्षा कक्ष में प्रवेश। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री ले जा सकते हैं। पहला तो प्रवेश पत्र, दूसरा काला या नीला बॉल पॉइंट पेन। ठीक, ये हो गया। अगला, फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड की मूल प्रति, ओरिजिनल है ना। फोटो युक्त मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कितने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, ठीक है। फिर भी हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेके नहीं जाते हैं और वहां पर हंगामा करते हैं जबकि लिखा है पहले से। परीक्षा पद्धति, सेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र में केवल बहुउत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। देख लीजिए, प्रश्न पत्र पहला में 100 अंक होगा। प्रश्नों की संख्या 50 है, सभी बनाना अनिवार्य है। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 50 गुणित 2 बराबर 100 नंबर। 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 10 बजे से लेकर के 11:15 तक। ये जो 15 मिनट एक्स्ट्रा है उसमें वो सील साइन थप्पा ये सब लगता है। समय से दूसरा पेपर जो होगा 200 नंबर का होगा। 100 प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्न बनाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। 100 दूनी 200 हो गया। 2 घंटे का समय है, 2 से लेकर के 4 बजे तक। और ये जो 15 मिनट का समय है ये सील थप्पा साइन वाइन में चला जाता है। थोड़े से पेपर के बारे में जानकारी देख लेते हैं। पेपर 1, प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए है ये। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है जिसमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन, अनुसंधान की प्रवृत्ति का आकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि के परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर जनरल नॉलेज एक प्रकार का। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे जिसमें से अभ्यर्थी द्वारा सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होंगे, अभी जो बोला था। अगला, इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। ये अपना सब्जेक्टिव है। अगर जूलॉजी वाले हैं, मतलब बॉटनी जूलॉजी वाले हैं तो लाइफ साइंस है, केमिस्ट्री वाले हैं तो केमिकल साइंस है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मिलेगा। जबकि पहला प्रश्न पत्र सबके लिए कॉमन है, दूसरा सबके लिए अपना अपना पीजी के हिसाब से उनको उनका प्रश्न पत्र मिलेगा। नोट, प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे पीडीएफ का पूरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मापदंड, इसको जानना बहुत जरूरी है।
चलिए भाई देखते हैं। पहला बोला है दिस विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, नीचे वाले को पूरा पढ़िए। टॉप 6% ऑफ द appearing candidate who appear in paper 1 and paper 2 both and secure at least 40% aggregate mark in both the paper taken together for candidate belonging to the general category। बहुत सिंपल है कि जो व्यक्ति जनरल में आता है, जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आता है, याद रखना। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं ना, क्योंकि मेरे पास लिखने को जगह नहीं है। ये जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के, यहां पर जितना आता है यहां पर जितना आता है, दोनों मिला के उसको कम से कम 40% अंक उसको अर्जित करना होगा। इतना अंक पाना होगा 40%, तब वो पास होने के लिए एलिजिबल होगा। अभी पास हुआ नहीं है। अगर दोनों मिला के पेपर 1 पेपर 2 मिला के यदि 40% लाता है तो वो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया में आ गया। हाँ, अब फिर उसका परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है, सेम में से देख लीजिए। एंड एटलीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी, जैसे SC ST OBC। मैं क्या बोला? SC ST OBC एंड PWD, पर्सन विद डिफिकल्टी, है ना, मतलब दिव्यांगता। तो इन सभी को पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके कम से कम कितने नंबर लाने होंगे? कितना परसेंट? 35%। अगर 35% से कम लाते हैं दोनों पेपर मिला करके तो वो तो ऐसे ही फेल हो गए। जनरल वाले यदि 40% से कम लाते हैं दोनों मिला करके, वो भी ऐसे फेल हो गए। तो कम से कम 40 जनरल को, ST SC OBC PWD को कम से कम 35% लाएंगे तो ये पास होने के लिए एलिजिबल हुए। फिर पास होने के लिए आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे 6% लोगों को लिया जाएगा बस। ठीक, यहां पर ट्रांसजेंडर भी देख लीजिए, PWD एंड ट्रांसजेंडर, ये ट्रांसजेंडर भी यहां पर। ठीक है, ट्रांसजेंडर मतलब एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक अदर होता है। ठीक, विल बी डिक्लेयर्ड qualified for eligibility for assistant professor by following the reservation policy of the state government। ठीक, इट मे बी नोटेड द अबव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज फाइनल एंड बाइंड। ये फाइनल है, इतना तो नंबर लाना ही पड़ेगा आपको। उतना नंबर लाएंगे 40 और 35, देख लो अपना अपना कैटेगरी क्या है, तो आप एलिजिबल हुए पास होने के लिए। फिर पास कौन होगा? 6% लोग। जितना लोग दोनों पेपर में बैठेंगे ना, दोनों पेपर में जो बैठेंगे उसमें से केवल 6% लोग। मान लीजिए, जस्ट एग्जांपल, पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को मिला करके मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं पेपर, एग्जांपल के तौर पर। तो इन 100 लोगों में केवल कितने लोग पास होंगे? 100 का 6%। कैसे निकालोगे? 100 का 6%। 100 कट गया, बराबर 6%। ये 6% था, 6 लोग, 6 व्यक्ति। तो 6 कैंडिडेट यहां पर पास हुए, मतलब 100 में से केवल 6 लोग ही पास हो पाएंगे। भले ही इन 100 के 100 लोग 40% से ऊपर लाए हैं दोनों पेपर मिला करके, इन इन 100 लोगों का मैं बोलूं 40% से भी ज्यादा आया है, तो क्या सब पास हो जाएंगे? 100 के 100 नहीं होंगे। वो टॉप 6 लोग पास होंगे, जो मान लीजिए किसी का मान लीजिए 98 आया था, किसी का मान लीजिए 97 आया था, और एक व्यक्ति का भी 97 आया था, दूसरे व्यक्ति का 95 आया था, अगला का भी 95 आया था, और एक का 94 आया था, 94। तो ये 6 व्यक्ति हैं जो टॉपर हैं। बाकी जिसका 93% भी आया होगा वो अब एलिजिबल तो था लेकिन फेल हो गया। पासिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी था वो तो एलिजिबल था, लेकिन टॉप 6 में नहीं आया, इसलिए वो फेल हो गया। तो हर 100 में केवल 6 लोग पास होंगे।
तो बताइए, आप अपनी स्थिति को सोचिए, क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी तैयारी कैसी है। अब अपनी स्थिति को सोचिए कि 100 में आप अपना कहां रैंक करते हैं, आपका जगह कहां पे है। ठीक, तो इसीलिए आपको एक काम करना है, जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को फॉर्म भरवाइए, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ेगी तो पास होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो आपके भी पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए 100 में आप अपने आप को 10वां नंबर पे मानते हो, तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, ऊपर के 6 लोगों का होगा। आप तो 10वां नंबर पे आते हो रैंक में, आपका नहीं होगा। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं 200 लोग फॉर्म भरेंगे, 200 लोग फॉर्म भरेंगे तो 12 लोग पास होंगे। था इस 12 में हो सकता है कि आपका परसेंट आ जाए, आपका नंबर लग जाए। तो जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी फॉर्म भरने के लिए, तो आपके पास होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। मैं बोला 1000 लोग फॉर्म भरेंगे, तो 1000 में कितना पास होंगे, अभी मैं बोला था। चलिए यहां पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में भी, ऊपर में बात कर लेते हैं। चलिए यहीं पर 100 लोग फॉर्म भरेंगे तो केवल 6 लोग पास होंगे। मैं बोला 1000 लोग फॉर्म भरेंगे तो 60 लोग पास होंगे। 10,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो 600 लोग पास होंगे। 1,00,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो 6,000 लोग पास होंगे। तो जितने लोग ज्यादा फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे ना, दोनों पेपर, पेपर भी देना है भाई, दोनों पेपर में बैठना भी है। दोनों पेपर में जितना ज्यादा लोग बैठेंगे उतना ज्यादा चांस है आपके पास होने का, कि आप पास हो जाओगे। इसलिए जो जो एमएससी कर चुके हैं या एमएससी में रनिंग है, भाई बहन है, जो भी रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, दुश्मन है, सबको फॉर्म भरवाइए, ताकि उसी भीड़ में आप भी पास होके आगे बढ़ जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऐसा नहीं कहना कि हमको पता चल गया सेट का फॉर्म निकला है, हम अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं। अगर नहीं बता रहे हैं तो समझ लेना आप खुद कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की संख्या कम हो जाएगी अब, और आपकी तैयारी उतनी नहीं है, केवल टॉपर लोग आ पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने से गधे लोगों को फॉर्म भरवाएंगे, अपने से कमजोर लोगों को फॉर्म भरवाएंगे, तो उनसे तो आप आगे आएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया फॉर्म भरना और दोनों परीक्षा में शामिल होना, दोनों पेपर में। अगला दावा आपत्ति का निराकरण। कभी कभी क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है, उनके द्वारा, बोर्ड के द्वारा उत्तर जारी किया जाता है, आपको लगता है कि बोर्ड के द्वारा लिया गया उत्तर गलत है, आप संतुष्ट नहीं हो उसमें, आपके द्वारा लिया गया उत्तर आपको सही लग रहा है, तो उसके प्रूफ के साथ आप उसको चैलेंज करते हो, दावा आपत्ति करते हो। तो उसको कैसे करते देख लीजिए। सीजीएसएसबी वेबसाइट पर दावा आपत्ति हेतु परीक्षार्थी को अपना पंजीयन क्रमांक, प्रोफाइल आईडी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, एवं जन्म तिथि डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करना होगा। निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी, जो निर्देश दिया गया उसके अनुसार दावा आपत्ति करना होगा। कौन सा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न को अलग अलग करना होता है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 50-50 रुपए लगेंगे। परीक्षा उपरांत सीजीएसएसबी द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर यदि परीक्षार्थी को आपत्ति हो, तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण प्रूफ सहित ना, एकदम ऑथेंटिक बुक के साथ, इंटरनेशनल बुक के साथ अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में लिखे, किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा। भाई कोई प्राइवेटली अपना एक बुक छपवाया है तो उस बुक को नहीं मानेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट जिस बुक को पढ़ने के लिए सजेस्ट करती है उसी बुक का ही उत्तर लिया जाएगा। अगला, ऑनलाइन दवापत्ति दर्ज करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न, जितना प्रश्न के लिए दवापत्ति करोगे अलग अलग बार लॉगिन करना पड़ेगा आपको, और प्रत्येक के लिए 50-50 रुपए शुल्क लगेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से ही पैसा चुकाना होगा। शुल्क भुगतान के बिना दवापत्ति मान्य नहीं होगा। यदि आप केवल दवापत्ति सब टाइपिंग कर देते हैं लेकिन शुल्क नहीं पटाते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। डाक या ईमेल द्वारा सीजीएसएसबी एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप ईमेल कर देते हो या पोस्ट ऑफिस में भेज देते हो अपना उत्तर लिख करके, तो उसको बोर्ड दावापत्ति नहीं मानेगा। आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे
डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करके वहां पर पैसा 50 रुपये पटा करके आपको दावा आपत्ति करना होगा। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मैनुअल वेबसाइट पर उपलब्ध है, सब वेबसाइट पर दिया गया है, वहां पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दावा आपत्ति करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती डाउनलोड अवश्य कर लें। भाई अगर आप किसी का दावा आपत्ति देना चाहते हो तो आप अपना उत्तर भी तैयार करके रखें, कौन से बुक से लिए हो, कौन से पेज से लिए हो, बुक का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है, सब तैयार करके रखें। ठीक, सॉफ्ट कॉपी तैयार करके रखें, उसको पीडीएफ बना करके रखें, और जब दावा आपत्ति करें तो उस पीडीएफ को अपलोड कर लें। ठीक, और दावा आपत्ति पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, पेमेंट करने के बाद उसका रसीद बनेगा, तो रसीद को भी वहां पर पावती को आप डाउनलोड कर लें। ठीक, बिना प्रमाण का दावा या आपत्ति को अमान्य किया जाएगा। आप केवल दावा आपत्ति कर दियो, कोई प्रमाण नहीं दियो तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का दावा आपत्ति अलग अलग प्रस्तुत करना होगा। अगर आप 5 प्रश्न के लिए दावा आपत्ति कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि 50 रुपए पटा करके पांचों प्रश्न को एक साथ दावा आपत्ति कर लेंगे, नहीं होगा। पांचों के लिए अलग अलग लॉगिन करना पड़ेगा, अलग अलग बार दावा आपत्ति करना पड़ेगा और अलग अलग बार 50-50 रुपए पटाना पड़ेगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों का दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जाएगा। ठीक, प्राप्त दावा आपत्ति का विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया जाएगा। जो आप दावा आपत्ति करते हो उसके जो स्पेशलिस्ट होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उसका निरीक्षण करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि आपने जो उत्तर दिया वास्तव में क्या वो सही है, फिर उसके पश्चात अपना रिजल्ट डालेंगे वो। तो परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, तद अनुसार अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा। ठीक है, जो जो दावा आपत्ति आप डालते हो उसका, उसके विशेषज्ञ जो है उसको देखते हैं और उसका जो भी है सही उत्तर निकालते हैं। अंतिम उत्तर के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। अब अंतिम उत्तर जो दावा आपत्ति के बाद जो उत्तर आएगा, फिर आपका आंसर शीट को मूल्यांकन करेंगे। परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर जारी किया जाएगा। ठीक, आपको रिजल्ट भी घोषित कर देंगे और आपकी उत्तर शीट भी, कौन कौन सा रिस्पॉन्स की उत्तर है वो भी डाल देंगे। अंकित उत्तर पर किसी भी प्रकार का पुनः दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। अब दोबारा जब उत्तर भेज देता है ये बोर्ड, तो उसके बाद उसके ऊपर और कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं होता है, एक बार ही दावा आपत्ति कर सकते हैं, चाहे उत्तर गलत हो कि सही हो। हालांकि मैक्सिमम सही ही होगा, क्योंकि विषय विशेषज्ञों द्वारा उसको निरीक्षण करके ही, परीक्षण करके ही दूसरी बार उत्तर को अपलोड किया जाता है। त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन के संबंध में कभी कभी क्या होता है, प्रश्न की संरचना गलत, प्रश्न ही गलत रहता है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी विकल्प सही नहीं होता है जो ऑप्शन दिए रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर, अंग्रेजी में अर्थ अलग हो रहा है, हिंदी में अर्थ अलग हो रहा है, जिसके कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। तदनुसार एक भी विकल्प सही नहीं होता, तब भी उसको निरस्त कर देते हैं। मुद्रा त्रुटि है, जिसे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये 4 कारण है जिसकी वजह से क्वेश्चन को ही विलोपित कर दिया जाता है, क्वेश्चन को पूरा जीरो कर दिया जाता है। अब आगे, विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आवंटित अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाते हैं। यदि कोई प्रश्न विलोपित होता है तो जितने लोग पेपर दिए थे, चाहे उस प्रश्न को बनाए हो कि नहीं बनाए हो, अगर वो प्रश्न 2 नंबर का है तो सबको 2 नंबर मिलेंगे। किसी प्रश्न के एक से अधिक सही विकल्प होने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों के निर्णय अनुसार सभी सही विकल्प मान्य होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एक प्रश्न पूछा है, मान लीजिए निम्न में से फल कौन सा है, एक जस्ट एग्जांपल, निम्न में से फल कौन सा है, या फिर ये समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहा हूं, बस थोड़ा सा, निम्न में से कौन एक फल है। ठीक, पहला ऑप्शन मान लीजिए आम, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए जामुन, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए कार, चौथा ऑप्शन मान लीजिए हाथी। अब देखिए फल कौन सा बोल रहे हैं, फल तो आम भी हुआ और जामुन भी हुआ, 2 उत्तर सही हो गए।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, लेकिन आप तो किसी एक को मार पाओगे ना, गोला आम मार लिए, किसी ने जामुन मार लिया। तो ऐसी स्थिति में जब एक से ज्यादा उत्तर सही होते हैं, तो जो उत्तर सही होते हैं, जैसे यहाँ पर ए भी सही है और यहाँ बी भी सही है, तो जो सही उत्तर होते हैं उनमें से इन दोनों को जो जिसने भी लगाया है, चाहे आम लगाया हो या जामुन लगाया हो, उसको सही माना जाएगा। और आप कार लगा दियो, बोलोगे मेरा भी सही करो, तो नहीं मानेंगे। जो सही उत्तर है दोनों में से किसी को भी लगाए हो तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए अगला देख लीजिए। परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर प्राप्तांक घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर देख सकेंगे और तथा प्रिंट प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन सीजीएसएसपी द्वारा उत्तर सीट का मूल्यांकन ओएमआर मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन प्रावधान नहीं है। क्योंकि हमारी जो ओएमआर सीट होती है वो मशीन से चेक होता है, कोई इंसान उसको टिक लगा के नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन की कोई प्रावधान नहीं है। क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन, सीजीएसएसबी का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक का सीमित है। दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन, चयन, नियुक्ति की प्रक्रिया सीजीएसएसबी द्वारा नहीं किया जाएगा। ये जो बोर्ड है छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रायपुर, ये केवल परीक्षा कराना और परीक्षा का परिणाम जारी करना, यहां तक ही ये काम करती है। आगे किसी प्रकार का दस्तावेज सही है कि गलत है वो ये चेक नहीं करती। जैसे मान लीजिए आपने कास्ट सर्टिफिकेट, आप अपने जाति के आधार पर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपना जाति भर दिया, जाति के आधार पर आपने कैटेगरी में परीक्षा दिया और पास हो गए, तो ये जो सीजीएसएसबी है वो कभी नहीं बोलेगा कि तुम अपना कास्ट सर्टिफिकेट हमको चेक कराओ सही है कि गलत है, ये कभी नहीं बोलेगा। ठीक, ये केवल परीक्षा कराता है। हाँ, लेकिन अब जब इस आधार पर आप कहीं पर एपी के लिए भरोगे या किसी वैकेंसी जॉब के लिए भरोगे, तब वहां पर कैटेगरी में भरोगे आप, तो उस समय आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र चेक होगा। ठीक है, सीजीएसएसबी द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वय केंद्रों के नाम। भाई देख लीजिए, इस बार बहुत सुविधा दिया है कि छत्तीसगढ़ में 10 जिला मुख्यालयों को इसका सेंटर बनाया है, मेन सेंटर बनाया है। सरगुजा अंबिकापुर जिला कोड 11 है, राजीव गांधी शासकीय पीजी महाविद्यालय अंबिकापुर, इसका फोन नंबर भी दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अगला कोरिया बैकुंठपुर जिला कोड इसका 12 है, शासकीय महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया, फोन नंबर दिया देख लीजिए। बिलासपुर कोड 13 है, शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर, फोन नंबर दिया है। धमतरी 15 है, बाबू छोटेलाल शासकीय पीजी महाविद्यालय धमतरी, फोन नंबर ये है। दुर्ग का 16 है, ऐसे विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय दुर्ग, देख लीजिए। अगला जगदलपुर बस्तर शासकीय पीजी महाविद्यालय जगदलपुर, ये दिया है। कांकेर 20 दिया है, देखिए जगदलपुर का 17 था, कांकेर का 20 है। भानु प्रताप देव शासकीय पीजी महाविद्यालय कांकेर, फोन नंबर ये है। रायगढ़ में जिला कोड 24 है 24, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़, ये हो गया। रायपुर शासकीय नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय रायपुर, ये हो गया। राजनांदगांव में 26 है जिला कोड, शासकीय पीजी दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, ये तो जिला का नाम दिया जहां पर मुख्यालय बनाया गया है उसका, है ना। फिर इसी से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पर एग्जाम होंगे, छोटे छोटे स्कूल में, कॉलेजों में, किसी संस्था पर, वहां पर फिर कि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये एक सुविधा हो गया कि सरगुजा वालों को बिलासपुर रायपुर आने की जरूरत नहीं है। ठीक, जगदलपुर वालों को बिलासपुर रायपुर आने की जरूरत नहीं है। पहले क्या ये जो आना जाना था, यातायात था, हमारा जो परिवहन सुविधा था उसमें बहुत दिक्कत होता था, अब बच्चों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ये सीजी सेट 2026 के नोटिफिकेशन का फुल वीडियो। एक बार वीडियो जरूर देखें और फिर फॉर्म भरें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यदि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन, इस प्रकार के आगे और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहां पर कुछ आपको ये कोड दिखा रहा हूं, देखिए ये हमारे यूट्यूब का कोड है। इसको अगर आप अपने गूगल लेंस में सर्च कर, गूगल लेंस आप जैसे क्रोम निकालते हो तो बगल में गूगल लेंस दिखता है, वहां पर आकर के इसको अगर स्कैन करेंगे तो हमारा चैनल दिखेगा, उसको सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा देना।
यहां पर देख लीजिए, ये टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है। टेलीग्राम के चैनल में हम बहुत सारी पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। यहाँ पे जुड़ जाइए आप। इसको क्या बोलना चाहिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे यूट्यूब का भी स्क्रीनशॉट कर लेना, टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट कर लेना। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें छत्तीसगढ़ के लगभग सभी के सभी लाइफ साइंस वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। तो लाइफ साइंस वाले बच्चे अगर हैं आप, तो इसमें जुड़ जाइए, ताकि आपको नेट और सेट गेट इन सब के बारे में, जो साइंस से रिलेटेड, लाइफ साइंस से रिलेटेड परीक्षाएं होती हैं, उनके बारे में वहां पर जानकारी भेजी जाती है। ये सब मेरा ही ग्रुप है, मेरे द्वारा बनाया गया ग्रुप है। यदि आप सीजी सेट 2026 के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए और कौन से यूनिट का चाहिए। फिर हम टेस्ट सीरीज भी शुरू कर लेंगे, और टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जो है इस इंस्टाग्राम पे भेजेंगे, और उसका डिस्कशन यूट्यूब पे करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।